सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं प्लांट किंगडम का रिवीजन। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यकीन 2.0 24 की स्टूडेंट हूं फॉर नीट, और मैं बॉटनी ऋषभ सर से ही पढ़ती हूं। और ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं ना, ये सारे उनके क्लास अटेंड करके ही मैंने बनाए हैं। तो ये बात तो पक्की है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे प्लांट किंगडम के जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे और रिविज़न बहुत मस्त तरीके से हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। कि जो प्लांट किंगडम चैप्टर है ना, उसमें 3 अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए गए हैं अलग अलग टाइम पे। सबसे पहले आता है आर्टिफिशियल सिस्टम, देन नेचुरल एंड देन फाइलोजेनेटिक। तो जो आर्टिफिशियल सिस्टम है ना, वो एरिस्टोटल और कैरोलस लीनियस ने दिया था। एरिस्टोटल ने अपना बेसिस लिया था एक्सटर्नल फीचर्स, यानी प्लांट्स के एक्सटर्नल फीचर्स कैसे हैं उसके बेसिस पे उन्होंने प्लांट्स को अलग अलग टैक्सा में डाला था। लेकिन कैरोलस लीनियस ने बेसिस लिया था एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, यानी जो एंथर होते हैं वो किस तरह से दिखता है, किसमें कितना होता है, कैसा होता है, किधर अटैच होता है, वगैरह वगैरह। ये सब उन्होंने देख के प्लांट्स को क्लासीफाई किया था। बट हम सबको पता है इतना बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। तो इसका ड्रॉबैक क्या था? सिंस उन लोगों ने इक्वल इंपॉर्टेंस दिया था टू बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स, और हमें पता है कि जो वेजिटेटिव फीचर्स होते हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं इन्वायरमेंट के साथ। अब आप ही देखिए, आपके पास जो प्लांट होगा या फिर आपके आजू बाजू कोई पेड़ होगा, वो मौसम के साथ कितना चेंज होता है। उसके पत्तों को ही देख लीजिए, ठंडी में एकदम सिकुड़ जाएगा या तो गिर ही जाएगा ऑटम की सीज़न में, और जैसे ही बरसात का सीज़न एकदम मस्त हो जाता है, एकदम खिल के, है ना, एकदम ग्रीन ग्रीन एंड एकदम यंग रहता है। तो एक अगर प्लांट का पत्ता ही इतना वेरिएशंस दिखा रहा है अलग अलग टाइम पे, तो उसको एक बेसिस लेके पूरे प्लांट्स को क्लासीफाई कर देना तो बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव हो गया, इसलिए हमने इसको नहीं अपनाया। फिर आता है हमारा नेचुरल सिस्टम। तो नेचुरल सिस्टम में हम देखते हैं कि ये दिया गया था बेंथम और हुकर के द्वारा। तो नेचुरल सिस्टम का बेसिस था नेचुरल एफिनिटी बिटवीन इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म, यानी कि कौन से ऑर्गेनिज्म में, यानी कौन से प्लांट्स में किस तरह की सिमिलैरिटीज़ है, कौन से तरह की डिफरेंसेस है, उसके बेसिस पे हम उनको अलग अलग टैक्सास में रखेंगे। ऑल्सो जो ये थे, हम पता कैसे करेंगे सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस, तो वो हम पता करेंगे थ्रू एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर, यानी कि उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, उसकी एनाटॉमी कैसी है, उसका एम्ब्रियोलॉजी कैसा है, यानी वो बड़ा कैसे होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, उसकी फाइटोकेमिस्ट्री क्या है, यानी कि उस प्लांट्स में किस किस तरह के केमिकल मिलते हैं जो खास हो, जो उसी में मिल रहे हैं, और अलग से वो कैसे दूसरों से कैसे डिफरेंट है। ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम के ऊपर। तो ये जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है ना, वो हमारे नेचुरल सिस्टम से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, क्योंकि इसमें जितने भी हम ये फीचर्स लेते हैं ना, एक्सटर्नल, इंटरनल, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, ये तीनों फाइलोजेनेटिक में होते हैं। बस एक एक्स्ट्रा आ जाता है, वो है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी कि इन सबको मिला के अगर हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी मिला दें बेसिस के तौर पे, तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम हमारा बन जाता है। और ये दिया गया था इंगलर और पेंटल के द्वारा। तो ये हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? ये हमें हेल्प करता है रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स को पता लगाने में। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, जो प्लांट किंगडम चैप्टर में है। तो प्लांट्स को डिवाइड करने के लिए हमें यहाँ पे 3 तरह के टैक्सोनॉमी मिलते हैं। टैक्सोनॉमी एक ग्रीक वर्ड है ना, और ये एपीडी कंडोलर ने दिया था, और इसका मतलब होता है अरेंजमेंट, यानी हम प्लांट्स को कैसे अरेंज करेंगे। तो पहला है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, फिर साइटो या कैरियो टैक्सोनॉमी, और थर्ड है कीमो टैक्सोनॉमी। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है ना, उसमें हम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। न्यूमरस कैरेक्टर्स स्टडीड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, यानी अलग अलग कैरेक्टर्स को हम कंप्यूटर में फीड करते हैं और उसके कैरेक्टर्स को किसी भी प्लांट के पढ़ते हैं। हर एक कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दिया जाता है और कोड्स को प्लस, माइनस और ज़ीरो के रूप में कोड्स को असाइन किया जाता है। फिर आता है साइटो या फिर कैरियो टैक्सोनॉमी। साइटो मतलब सेल होता है और कैरियो मतलब क्रोमोसोम्स होता है, हम सबको पता है। तो इस टैक्सोनॉमी में नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स को बेसिस लिया जाता है टैक्सोनॉमी के लिए, टैक्सा में डालने के लिए प्लांट्स को, और सेल स्ट्रक्चर को लिया जाता है। अब मूव करते हैं हम कीमो टैक्सोनॉमी के ऊपर। जैसा नाम सजेस्ट करता है, यानी कि स्टडी ऑफ केमिकल्स होती है, किसी प्लांट में कौन सा केमिकल मिलता है उसके बेसिस पे हम प्लांट्स को क्लासीफाई करेंगे, टैक्सोनॉमी में डालेंगे अलग अलग। तो इसमें हमारा मेनली होता है डीएनए सीक्वेंस कैसा है, यानी AGCT का सीक्वेंस कैसा है, और क्रिस्टल्स प्रेजेंट है या नहीं, और कौन से क्रिस्टल्स प्रेजेंट है। अब हम आते हैं हमारा फर्स्ट एल्गी के क्लासिफिकेशन के ऊपर। एल्गी 3 तरह के हमें होते हैं, हमें पता है सब। CPR यानी कि क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। इसका एग्जाम्पल हम बहुत इजीली याद कर सकते हैं, जैसे SUV क्लासिक कार, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, वॉलबॉक्स, क्लैमिडोमोनास एंड कारा।
फिर फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी को हम याद कर सकते हैं सेल्फ डिफेंस यानी SELF, फिर डी से डिफेंस, ऐसे इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं सरगैसम, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्टियोटा। रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी, इसमें हम याद कर सकते हैं GGPP को गोलगप्पे पानीपुरी। ग्रेसिलेरिया, जेलेडियम, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया। अब NCERT में कुछ डायग्राम्स दिए हैं एल्गी के अलग अलग, वो हम एक बार देख लेते हैं क्योंकि सर ने बोला था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस आते भी हैं और आ भी सकते हैं। तो सबसे पहला है ये वॉलवॉक्स, और ये जो इस यहाँ पे कॉलोनीज़ है ना, इसको बोलते हैं डाउटर कॉलोनीज़, और ये हमें पता होनी चाहिए। फिर है ये पियर शेप्ड क्लैमिडोमोनास, देन ये चारा। हम चारा को कैसे याद कर सकते हैं, इसके डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो उसके जो ये ऐसे हैं इस तरह के उसके ब्रांचेस टाइप के हैं, तो वो सी की तरह है, तो हम याद कर सकते हैं चारा, सी से ये प्लांट एल्गी। देन ये यूलोथ्रिक्स इस शेप का होता है। देन कम्स आर ब्राउन एल्गी। सबसे पहले लेमिनेरिया का पिक्चर दिया है, आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी एल की तरह है। देन कम्स फ्यूकस, तो फ्यूकस से हम याद कर सकते हैं फ्यू मतलब फ्यू ब्रांचेस, तो फ्यूकस के ये फ्यू ब्रांचेस है और जिसके बहुत ज़्यादा ब्रांचेस है वो है डिक्टियोटा। देन कम्स आर रेड एल्गी, उसमें हमारा पोरफायरा है, पोरफायरा लाइक थोड़ा सा पराठे जैसा दिखता है, तो पोरफायरा, और ये एक एडिबल एल्गी भी है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। देन कम्स दिस पॉलीसाइफोनिया। अब एडिबल एल्गी की हमने बात की ही तो उसको याद भी कर लेते हैं कि कितने सारे एल्गी ऐसे हैं जो एडिबल है। सबसे पहले आता है, इसको हम याद कैसे कर सकते हैं, ट्रिक है लप्सी, ये एक फूड होता है LAPSE, तो हम कैसे याद करेंगे, L से लेमिनेरिया, A फॉर एल्गी, P फॉर पोरफायरा, S फॉर सरगैसम एंड E फॉर एडिबल। तो हमें पता चल गया ना, लेमिनेरिया, पोरफायरा, सरगैसम ऐसे एल्गी हैं जो कि एडिबल है। और हाँ, जो लेमिनेरिया है इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ आयोडीन। अगेन CPR में अब हम पढ़ेंगे कि इनमें पिगमेंट्स कौन से प्रेजेंट होते हैं, तो ये बहुत ईजी है याद करना। देखिए सबसे पहले हमें सब में लिख लेना है क्लोरोफिल A, देन B, C, D। अगेन रिपीट करती हूँ, क्लोरोफिल A, B, C, D। बीटा कैरोटीन सब में प्रेजेंट होता है। देन कम्स अल्फा कैरोटीन जो कि सिर्फ रेड में और ग्रीन में है। P में अल्फा कैरोटीन की जगह होता है फ्यूकोजैंथिन। देन कम्स ज़ैंथोफिल जो तीनों में अगेन प्रेजेंट होता है। तो कितना अच्छा पैटर्न है, हम इसको बहुत ईजिली याद कर सकते हैं। अब हमने पिगमेंट पढ़ लिया तो हैबिटेट पढ़ लेते हैं कि ये लोग रहते कहाँ पे हैं। तो ये जो हमारा ग्रीन एल्गी है ये तो हर जगह रहना पसंद करता है, इसे मल्टी टैलेंटेड बनना है, तो ये फ्रेश वाटर में भी है, मरीन वाटर में भी है, मॉइस्ट सॉइल में भी अजीब टाइप का है। फिर आता है हमारा ब्राउन एल्गी, ये मेनली मरीन होते हैं और रेयरली फ्रेश वाटर होते हैं, यानी इनको ज़्यादा फ्रेश वाटर पसंद नहीं, इनको नमकीन पसंद है। देन कम्स आर रेड एल्गी, रोडोफाइसी, ये मेनली मरीन है और कुछ ही होते हैं जो फ्रेश वाटर में होते हैं। और सिंस आपको याद रखना है कि रेड मतलब थोड़ा गर्म, कोई भी चीज़ गर्म होती है उसको हम रेड दिखाते हैं ना, तो हम इससे याद कर सकते हैं कि ये इनको वार्मर एरिया में रहना काफ़ी पसंद है। ठीक है, तो रेड एल्गी प्रेफर्स टू बी इन अ वार्मर एरिया रेदर। अब फिर से अब हैबिटेट यानी कहाँ रहते हैं वो तो हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हैबिट यानी कि रहते कैसे हैं ये जहाँ भी रहते हैं, है ना। तो सबसे पहले CPR, अगेन क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। इसमें सबसे पहले क्लोरोफाइसी में हम हैबिट देखें तो वो अगर सिंस वो हर जगह रहता है तो हर तरीके से रहता है, यानी यूनिसेलुलर भी है, कोलोनियल भी है, फिलामेंटस भी है, कोलोनियल, यस। ब्राउन रेड एल्गी है वो मल्टी सेल्ड दोनों होते हैं। अब ये तीनों जो अलग अलग तरह के हैबिट है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो ये जो ग्रीन एल्गी है ना वो यूनिसेल्ड भी होता है, तो यूनिसेल्ड में दो एग्जांपल्स मेल हैं, क्लैमिडोमोनास एंड क्लोरेला। और ये हमें बहुत ज़रूरी है याद करना कि जो क्लोरेला होता है इट इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। छोटे छोटे इसके कैप्सूल्स आते हैं, छोटा सा कैप्सूल है लेकिन बड़ा धमाका करता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन दे देता है। तो ये स्पेस ट्रैवल्स का फूड होता है क्योंकि उन्हें प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है ताकि उनकी मसल्स अच्छी रहे, हेल्दी रहे। देन कम्स द कोलोनियल, ये हमें पता है कि वॉलबॉक्स इसका एग्जाम्पल है जो हमने पीछे अभी देखा था, इसका डायग्राम। हाँ, ये कैसे ये डाउटर कॉलोनीज बना के भी रहते हैं और ये डाउटर कॉलोनीज है इनकी। देन कम्स द फिलामेंटस स्ट्रक्चर, ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि दो मेन हुए इसमें, स्पाइरोगाइरा एंड यूलोथ्रिक्स। तो अब हम डिफरेंस कैसे पता करेंगे कि स्पाइरोगाइरा कौन है, यूलोथ्रिक्स कौन है? बहुत ईजी है। स्पाइरोगाइरा मतलब थोड़ा स्पाइरल, जिसका क्लोरोप्लास्ट स्पाइरल है वो है हमारा स्पाइरोगाइरा, और जिसका ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट जो है कर्डल शेप्ड के हैं वो हो गया हमारे यूलोथ्रिक्स। वेरी इजी।
अब हम पढ़ेंगे कवरिंग्स इन एल्गी। हमें सबको पता है सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सिंस एल्गी एक प्लांट है। उसके बाद सेल वॉल है, और सेल वॉल की भी दो कवरिंग होती है, एक आउटर और इनर, तो वो हम देखेंगे अब। तो इनर जो कवरिंग है ना, इनर वॉल ऑफ सेल वॉल सबकी सेलुलोज की बनी होती है विदाउट एनी एक्सेप्शन। हर एक एल्गी का जो इनर सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना होता है, बट आउटर जो होता है ना सेल वॉल का पार्ट, वो सब में डिफरेंट है, तो वो हमें बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। तो CPR में यानी कि सी में क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी में होता है पेक्टोस, ब्राउन एल्गी में होता है एल्जीन, आउटर कवरिंग। ओके, हम आउटर कवरिंग की बात कर रहे हैं। और रेड एल्गी थोड़ा सा इसमें वेरिएशंस लाता है, इसमें होता है AFC। हम KFC को पढ़ते हैं ना, लेकिन वो नॉन वेजिटेरियन होता है। अब हम प्लांट्स की बात करें तो वो वेजिटेरियन होगा, तो यहाँ पे हम KFC की जगह लगाएंगे AFC। तो AFC में क्या आ जाएगा, अगार, फ्यूनोरी एंड काराजिगिन। आपको पता होना चाहिए कि जो ये AFC है रेड एल्गी में, इनके साथ पॉलीसल्फेट एस्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल पे। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तब हम आगे बढ़ते हैं स्टोर्ड फूड के ऊपर, यानी कि ये किस किस तरह के खाना बनाते हैं और उसको स्टोर करते हैं। तो हमारा ग्रीन एल्गी वैसे तो बहुत मल्टी टैलेंटेड है, लेकिन इस मामले में थोड़ा सा सिंपल रहना पसंद करता है। सिंपल खाना खाता है, स्टार्च और ऑयल स्टोर करता है, बनाता है, खाता है, मस्त चंगा रहता है। फिर आता है हमारा ब्राउन एल्गी, ये थोड़ा सा अलग है, लेमिनेरिया और मैनिटोल ये बनाता है। देन कम्स आर रेड एल्गी, ये हमारा जो है फ्लोरिडियन स्टार्च बनाता है, काफ़ी स्टाइलिश है, ये फ्लोरिडियन स्टार्च सीधा बनाता है। और ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च है इसका स्ट्रक्चर काफ़ी सिमिलर होता है ग्लाइकोजन या अमाइलोपेक्टिन से। तो ये चीज़ हमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये हमें जानना ज़रूरी है कि स्टार्च कैसा होता है, जो कि हम बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे भी। तो स्टार्च जो है इसके मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, और ये दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं, यानी एक दूसरे के एकदम अपोजिट है। अमाइलोज जो होता है वो सॉल्यूबल इन वाटर होता है, और इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो एकदम स्ट्रेट होती है, बिल्कुल भी ब्रांच्ड नहीं होता है। वाइल ऑन द अदर हैंड जो हमारा अमाइलोपेक्टिन है वो वाटर में इनसॉल्यूबल होता है, यानी इसको घुलना पसंद नहीं, पानी से इसकी कोई दोस्ती नहीं है। और दूसरा, इसमें बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। ओके, तो हमें पूछा जा सकता है जो फ्लोरिडियन स्टार्च है वो उसका स्ट्रक्चर किसकी तरह होता है, वो अमाइलोपेक्टिन की तरह दिखता है या फिर ग्लाइकोजन की तरह दिखता है। और हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो हमारा ग्लाइकोजन है और ये जो स्टार्च है ये जो अल्फ़ा ग्लूकोज से बनते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि फ्लोरिडियन स्टार्च कौन से ग्लूकोज से बनता है। तो इसको याद करने का बहुत इजी तरीका है गैस, G फॉर ग्लाइकोजन, A फॉर अल्फ़ा एंड S फॉर स्टार्च, यानी कि जो ग्लाइकोजन स्टार्च है दे आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फ़ा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इन तीनों के CPR के, कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अभी हमारे बच गए हैं। तो ये हमारे ग्रीन एल्गी में जो क्लैमिडोमोनास होता है ये पियर शेप्ड होता है, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है पायरेनॉइड। जो पायरेनॉइड है ये कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, और ये स्टोर करता है प्रोटीन एंड स्टार्च को। ओके, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमें याद करना बहुत ज़रूरी है। क्लैमिडोमोनास के अंदर कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरेनॉइड होता है, और ये पायरेनॉइड P फॉर पायरेनॉइड, P फॉर प्रोटीन, ये प्रोटीन स्टोर करता है और स्टार्च भी करता है, सिंस ये ग्रीन एल्गी है। देन कम्स आर ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी के स्ट्रक्चर तो आप सबको अच्छे से याद होगा कि एक होता है फ्रॉन्ड, एक होता है ये हमारा जिस पे फ्रॉन्ड अटैच्ड रहता है वो स्टाइप, और स्टाइप अटैच होता है होल्ड फास्ट, और होल्ड फास्ट अटैच होता है ग्राउंड से, तो ये मस्त आराम से खड़ा रह पाता है। और इस फ्रॉन्ड में आप देखेंगे कि बबल्स के लिए जगह भी होती है ताकि फ्लोट करता रहे हमेशा पानी के अंदर। लास्ट है हमारा रेड एल्गी। तो रेड एल्गी जो है हमने पहले ही पढ़ा था कि इनको वार्मर वाटर में प्रेजेंट रहना काफ़ी पसंद है, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है एक भी स्ट्रक्चर इसमें मोटाइल नहीं होता है, दे आर ऑलवेज इनमोटाइल, रुकी हुई एल्गी है। R फॉर रेड एल्गी, R फॉर रुकी हुई एल्गी, कहीं भी मूव नहीं कर सकती है। सम मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी सिक्रीट हाइड्रोक्लाइड्स। ठीक है, ये ब्राउन और रेड एल्गी के बीच की बात है, ये दोनों ने ना वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस अपने ऊपर रखते हैं। ओके, ताकि वो हमेशा गीले रहें, थोड़े वेट रहें, क्योंकि ये हमेशा पानी के पास रहना पसंद करते हैं, तो इनके पास होता है हाइड्रोक्लाइड्स। अब हम आगे बात चढ़ते हैं, यानी कि पॉलीसल्फेट एस्टर प्रेजेंट इन रेड एल्गी। और ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो रेड एल्गी जो होती है AFC, उसके ऊपर पॉलीसल्फेट एस्टर भी प्रेजेंट होती है। ओके, ये मैंने थोड़ा गलत जगह लिख दिया इसलिए मैंने ये एरो बना दिया है, ये रेड एल्गी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, यानी कि रिप्रोडक्शन इन तीनों में कैसा है।
तो ग्रीन एल्गी में अगर हम देखें तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। ये तीनों ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, काफ़ी कमाल के लोग हैं। देन कम्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा स्पोर के हेल्प से होता है। तो इन तीनों में अलग अलग तरह के स्पोर हैं। हमारे ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट है ज़ूस्पोर, इसमें भी ज़ूस्पोर, लेकिन मैंने पहले ही बताया था जैसा कि रेड एल्गी में कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं होता, और ज़ूस्पोर सिंस मोटाइल होता है इसलिए इसमें एब्सेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड कि रेड एल्गी में कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता, और ज़ूस्पोर एक एसेक्सुअल मोटाइल स्ट्रक्चर है, तो इसमें ज़ूस्पोर भी प्रेजेंट नहीं होगा। वेरी गुड। तो अब इन दोनों की बात है, तो ज़ूस्पोर इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, बट दोनों थोड़े से अलग अलग होते हैं, है ना। अलग अलग होंगे तभी तो मज़ा आएगा। तो जो ज़ूस्पोर है हमारे ग्रीन एल्गी में, उसमें फ्लैजिला होते हैं, और सिंस इसको मल्टी टैलेंटेड होना पसंद है तो यहाँ पे भी वो अपना मल्टी टैलेंटनेस दिखाएगा। इसके पास 2 से लेके 8 फ्लैजिला हो सकते हैं, जो कि ऊपर होते हैं इसके एकदम सर के ऊपर, ताकि इसको एकदम ना हीरो वाली फीलिंग आए, और वो सब इक्वल होते हैं। और सिंस इसके पास फ्लैजिला है तो ये ऑफकोर्स मोटाइल होगा। और ये जो हमारा ब्राउन एल्गी है इसमें भी ज़ूस्पोर प्रेजेंट होता है, बट ये ज़्यादा थोड़ा सिंपल रहना ही पसंद करता है। तो इसके पास 2 फ्लैजिला होते हैं लेटरली, यानी बगल बगल में होते हैं। जैसे हमारे पास बगल में 2 हाथ है, वैसे इसके पास 2 बगल में फ्लैजिला है, लेकिन ये दोनों अनइक्वल होते हैं, और इसका शेप पियर शेप्ड होता है। और इससे क्वेश्चन ही पूछा गया है, ब्राउन एल्गी है उसमें किस तरह का एसेक्सुअल स्पोर होता है, तो वो ज़ूस्पोर होता है जो कि पियर शेप्ड का होता है, और इसके पास लेटरल अनइक्वल 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तो CPR में हमने 2 तरह के रिप्रोडक्शन तो पढ़ ही लिया, वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल। तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है आइसोगैमस एंड यूगैमस। सिंस हमारा शुरू से हमने देखा है कि ग्रीन एल्गी को हर जगह अपनी टांग घुसानी है, इसलिए इसके पास तीनों तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, यानी कि आइसोगैमस एंड यूगैमस। हमारा ब्राउन एल्गी भी तीनों में अपने झंडे गाड़ रहा है, आइसोगैमस एंड यूगैमस। लेकिन हमने पढ़ा था कि रेड एल्गी में कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें भी सिर्फ यूगैमस प्रेजेंट होगा हमारा, और इसका जो कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं, जो कि अभी हमें नहीं पढ़ना है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब 3 तरह के हमने पढ़ा, आइसोगैमस एंड यूगैमस, जो कि ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी में तीनों प्रेजेंट होते हैं, और रेड एल्गी में सिर्फ यूगैमस होता है ना। तो आइसोगैमस 2 तरह के हो सकते हैं, मोटाइल गैमेट यानी दोनों में मोटाइल गैमेट्स हो, और नॉन मोटाइल गैमेट्स भी हो सकते हैं जो दोनों में नॉन मोटाइल होते हैं। तो इसके एग्जांपल है मोटाइल गैमेट के क्लैमिडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स। अगेन मोटाइल गैमेट्स के एग्जांपल है क्लैमिडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स, यानी इनके जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। बट जो हमारा स्पाइरोगाइरा है, अब हम कैसे याद करेंगे कि स्पाइरोगाइरा नॉन मोटाइल यानी कि चल नहीं सकता, यानी वो स्टॉप है, तो स्टॉप्स एस से स्पाइरोगाइरा। तो स्पाइरोगाइरा एक ऐसा फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है जो आइसोगैमस तो होता है बट नॉन मोटाइल होता है। अब एन आइसोगैमस में अगर हम बात करें तो इसमें एग्जांपल आ जाता है यूडोरिना का, ये भी एक ग्रीन एल्गी है। ओके, हमें बहुत याद रखना ज़रूरी है, यूडोरिना विच इज़ अ ग्रीन एल्गी, इसमें भी एन आइसोगैमस प्रेजेंट होता है। एन आइसोगैमस मतलब कि दोनों सेम नहीं, एक मोटाइल है तो दूसरा मोटाइल नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं यूगैमस की। तो यूगैमस बिल्कुल इंसानों की तरह ज़्यादातर होता है, यानी कि जो फीमेल गैमिट होगी वो काफ़ी बड़ी होगी और नॉन मोटाइल होगी, और जो मेल है वो मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है। हमें पता है कि इंसानों में तो मोटाइल होता है, बट एल्गी में वो मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है। और हमें पता है कि जो हमारा रेड एल्गी है वो रुकी हुई एल्गी है, तो उसके जो गैमिट्स होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। तो यहाँ पे भी मेल अब मोटाइल हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो पाप हो जाएगा। इसलिए मेल को इसमें नॉन मोटाइल होते हैं सारे रेड एल्गी में, और मोटाइल जो होते हैं यानी कि जो मेल गैमिट होगा वो मोटाइल होगा। उसके एग्जांपल है फ्यूकस एंड वॉलवॉक्स। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो लाइफ साइकिल्स पढ़ने के पहले मुझे लगता है कि सारे ये जो ब्राउन और रेड एल्गी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमें पढ़ लेना चाहिए। तो ब्राउन एल्गी में ये बहुत बिग एल्गी होती है, यानी कि अगर एल्गीज़ में अगर सबसे बड़ा किसी को देखा जाए तो ब्राउन एल्गीज़ ही होते हैं। उसकी कुछ स्पीशीज़ बहुत बड़ी होती है, उनकी हाइट इवन 100 मीटर से ऊपर भी जा सकती है। जैसे कि एग्जांपल है केल्प ही लेमिनेरिया है, लेमिनेरिया ही केल्प है, तो दोनों सेम है। ओके, देन कम्स पायरिफॉर्म और पियर शेप्ड ज़ूस्पोर, है ना। जो इनके जो ज़ूस्पोर होते हैं एसेक्सुअल वाले, और इनके जो गैमीट्स भी बनते हैं सेक्सुअल वाले, वो भी कैसे होते हैं, पियर शेप्ड होते हैं, यानी ब्राउन एल्गी को पियर बहुत पसंद है।
फिर आता है हमारा मोस्ट डिफरेंशिएटेड एल्गी, यानी कि ब्राउन एल्गी को आप देखोगे ना तो काफ़ी हद तक वो आजकल के प्लांट्स की तरह दिखता है ना। उसके पास एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी है और रूट लाइक भी स्ट्रक्चर है, बट दे आर नॉट ट्रू। सो और आप उसमें देखेंगे कि ब्राउन एल्गी में सिंपली ब्रांच्ड भी होते हैं, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड भी होते हैं। ये नीट में पूछा गया है, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि ब्राउन एल्गी जो है उसके पास वो सिंपली ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, वो प्रोफ्यूजली यानी बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। जैसे एक्टोकार्पस, इसमें सिर्फ एक्टोकार्पस होते हैं जो सिंपली ब्रांच्ड है, बाकी इसको काफ़ी हाथ पैर फैलाने का शौक है, तो एक के छोड़ के जितने भी ब्राउन एल्गी हैं वो सारे काफ़ी ज़्यादा ब्रांच्ड होते हैं, लाइक लेमिनेरिया, सरगैसम एट्सेट्रा। अब हम रेड एल्गी की बात करते हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के। तो सिमिलैरिटीज़ बिटवीन ब्लू ग्रीन एल्गी, जो आपको पता है एक बैक्टीरिया है, उसको प्यार से ब्लू ग्रीन एल्गी कह देते हैं क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। इसलिए इनके साथ रेड एल्गी और बीजीए में क्या सिमिलरिटीज़ है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नीट में पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम बीजीए के वो लिखेंगे कैरेक्टर्स और यहाँ पे रेड एल्गी के। तो बीजीए जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है, हमारा जो आरए है वो भी मतलब रेड एल्गी वो भी नॉन मोटाइल होते हैं, हमें पता है, ये तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। और इसमें फाइकोबिलिन्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें फाइकोबिलिन्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोएरिथ्रिन प्रेजेंट होते हैं। साइनिन जो है वो ब्लू कलर देता है और ये जो एरिथ्रिन है ये रेड कलर देता है। इसमें जो ये फाइकोएरिथ्रिन है कम होता है एज़ कम्पेयर टू फाइकोसाइनिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमें पढ़ने की ज़रूरत है, ये क्वेश्चन आया था नीट 2016 में कि जो ये फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन किसमें कितना होता है, किसमें ज़्यादा होता है, किसमें कम होता है। तो जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी है उसमें ब्लू कलर ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ पे बी है ना, बी फॉर ब्लू, तो ब्लू ग्रीन एल्गी है तो इसमें साइनिन ज़्यादा होगा क्योंकि साइनिन ब्लू कलर देता है, इसलिए इसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो फाइकोसाइनिन इज़ मोर इन बीजीए एज कम्पेयर टू फाइकोएरिथ्रिन। और रेड एल्गी में हमारा क्या होता है, फाइकोएरिथ्रिन ज़्यादा होता है तभी तो उसको रेड कलर मिलेगा ना, और फाइकोसाइनिन कम होता है। इसमें सी होता है, इसमें अल्फ़ा होता है, ये हमें बस याद रखने की ज़रूरत है। अब हम क्रोमैटिक एडेप्टेशन पढ़ेंगे। तो क्रोमैटिक एडेप्टेशन का क्या मतलब है? क्रोमैटिक एडेप्टेशन यानी कि उस जो भी ऑर्गेनिज्म है उसमें किस तरह के पिगमेंट्स प्रेजेंट है उसके हिसाब से वो अपनी पोजीशन देखेगा कि उसको कितने गहराई में कितनी ऊंचाई में रहना है, क्योंकि सनलाइट की जो वेवलेंथ्स होती है वो अलग अलग वेवलेंथ अलग अलग गहराई में जा सकती है पानी के। तो जो हमारा रेड एल्गी होता है वो एकदम बॉटम ऑफ द ओशन एंड एकदम टॉप ऑफ द ओशन में प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि इसके पास कलर ऐसे हैं कि सनलाइट जो है वो एकदम डीप ओशन, जो रेड कलर होता है ना सनलाइट का, वो एकदम डीप ओशन में भी जा सकता है, इसलिए जो रेड एल्गी है कैन बी प्रेजेंट इन डीप ओशन एज वेल एज ऑन द सरफेस। और जो सी है यानी सी हमारा आपको पता है ना CPR, जो ग्रीन एल्गी है वो एकदम सरफेस भी रहती है क्योंकि ग्रीन लाइट जो होती है वो सरफेस से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा पाती, पेनिट्रेट नहीं कर पाती। ब्राउन एल्गी एकदम मीडियम में भी रहती है और रेड एल्गी एकदम मस्त नीचे जा सकती है और ऊपर भी रह सकती है, इसके पास तो मौज ही मौज है। यकीन है आप समझ गए होंगे क्रोमैटिक एडेप्टेशन यानी कि कौन सा पिगमेंट किस में प्रेजेंट है, उसके हिसाब से जो एल्गी है वो अपना पोजीशन देखती है कि उसको कितना नीचे रहना है और कितना ऊपर रहना है, क्योंकि जो लाइट्स के डिफरेंट वेवलेंथ्स है वो अलग अलग लेंथ पे, अलग अलग विड्थ क्या बोल रही हूँ मैं, लेंथ के हिसाब से, हाइट के हिसाब से वो पेनिट्रेट कर सकती है। देन कम्स शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अभी हमने पढ़ा था यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा में हम कैसे डिफरेंस पता करेंगे उनको क्लोरोप्लास्ट को देख के। तो कप शेप्ड किस में होता है, क्लैमिडोमोनास, ये हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, ये जो क्लैमिडोमोनास का कप शेप्ड जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें पायरेनोइड होता है, और पायरेनोइड क्या स्टोर करता है, यस, प्रोटीन एंड स्टार्च। देन कम स्पाइरल, हमें पता है स्पाइरोगाइरा। गर्डल किस में होता है, यूलोथ्रिक्स, वेरी राइट। और डिस्कॉइड किस में होता है, चारा में, ओके, डिस्कॉइड शेप। ओके, तो अब हम कारा की तरफ बढ़ते हैं। जो कारा है इसमें सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अदर एल्गी और कारा में क्या डिफरेंट है सेक्स ऑर्गन में, वो हम अभी देखेंगे। जो अदर एल्गी है उनमें यूनिसेल्ड होता है और नॉन जैकेटेड होता है। नॉन जैकेटेड मतलब कि कोई ऐसा खास स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट, कोई लेयर ऑफ टिश्यू प्रेजेंट नहीं है जो इसको प्रोटेक्शन का काम करे। ओके, तो लेयर ऑफ स्टेराइल टिश्यू को हम बोलते हैं जैकेट, यानी कि ऐसे लेयर ऑफ टिश्यू प्रेजेंट है जो कि किसी भी तरह से फर्टिलाइजेशन में हेल्प नहीं करेंगे, वो एक ऐसी लेयर बनाते हैं प्रोटेक्शन के लिए सेक्स ऑर्गन के ऊपर। तो बाकी एल्गीज में तो यूनिसेल्ड होता है, बट कारा में कैसा होता है, मल्टी सेल्ड होता है और जैकेटेड भी होता है। तो ये हमने कारा का स्ट्रक्चर बनाया था ना, एक लाइन खींच दीजिए और CC लिख दीजिए तो कारा बन जाएगा। तो ऊपर जो प्रेजेंट होता है वो हमेशा फीमेल गैमिट होती है, और जो नीचे की तरफ जो प्रेजेंट होगा, यानी कि अगर मान लीजिए ये एक ऐसा कोई चीज़ है तो नीचे की तरफ मेल ऑर्गन होगा और ऊपर की तरफ फीमेल ऑर्गन होगा।
तो कल हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में, बट पहले हम अलग अलग तरह के लाइफ साइकिल के बारे में तो पढ़ लें। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में। तो इसका जो मेन प्लांट बॉडी होता है ना, जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल करते हैं, वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। और हमें ये बात हमेशा पता होनी चाहिए कि गैमीटोफाइट से हमेशा गैमिट्स बनेंगे, स्पोरोफाइट से हमेशा स्पोर्स होंगे। और जो हैप्लॉइड गैमीटोफाइट होते हैं और डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होते हैं, है ना। एक बार मैं फिर से रिपीट करूँगी कि अगर कोई गैमीटोफाइट है वो हमेशा गैमीट बनाएगा, जो स्पोरोफाइट है वो हमेशा स्पोर्स बनाएगा, और जो गैमीटोफाइट होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, और जो स्पोरोफाइट होते हैं वो हमेशा डिप्लॉइड होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं ये साइकिल कैसे चलता है। एक कोई गैमीटोफाइट है जो कि हैप्लॉइड सेल से बनी है, वो क्या होगा, माइटोसिस होगा उसमें, क्योंकि हमें और आधा तो नहीं करना ना, तो माइटोसिस होगा। माइटोसिस से मेल एंड फीमेल गैमिट बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। गैमीटोफाइट से हमेशा गैमिट बनते हैं, लेकिन मेल फीमेल दोनों बनेंगे। तो मेल भी बनेगा, फीमेल बनेगा। अब इन दोनों का फ्यूज़न होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट डिप्लॉइड है, और ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में बहुत छोटा है ये जाइगोट, एक सेल्ड ही है, तो यही हमारा सिंगल सेल्ड स्पोरोफाइट बन जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सी लाइफ साइकिल होती है जिसमें स्पोरोफाइट जो होता है वो सिंगल सेल्ड होता है। तो इट इज़ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जो कि मेनली किस में प्रेजेंट होती है। अब ये जो हमारा स्पोरोफाइट बना है सिंगल सेल्ड जाइगोट, वो मियोसिस करेगा, क्योंकि हमें फिर से मेन प्लांट बॉडी गैमीटोफाइट है, तो हमें गैमीटोफाइट फिर से बनाना है। तो ये मियोसिस करके स्पोर्स बनाएगा, क्योंकि हमें पता है स्पोरोफाइट फॉर्म्स ऑलवेज स्पोर्स। अब ये स्पोर्स सिंस हैप्लॉइड है तो ये मस्त माइटोसिस करके फिर से गैमीटोफाइट बना लेंगे। तो इसी तरह से ये साइकिल चलता रहेगा। एक बार मैं फिर रिपीट करूँगी, अगर आपको समझ आ गया है तब आगे बढ़ जाइएगा। तो गैमीटोफाइट हमेशा गैमीट बनाएगा, तो यहाँ पे गैमीट फॉर्म हुआ, मेल एंड फीमेल गैमीट। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये दोनों फ्यूजन करेंगे और 2n का एक स्पोरोफाइट बना देंगे, यानी जाइगोट बना देंगे, जो कि डिप्लॉइड होगा। और जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है उसमें हमेशा एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंगल सेल्ड स्पोरोफाइट प्रेजेंट होता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सिंगल सेल्ड स्पोरोफाइट किस में प्रेजेंट होता है, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, जो कि मेनली एल्गी में होती है। देन अब ये इसका मेन प्लांट बॉडी गैमीटोफाइट है, ये क्या करेंगे, हैप्लॉइड है, तो ये मियोसिस करके स्पोर्स बनाएंगे। अब स्पोर फॉर्मेशन हो गया, अब क्या होगा, माइटोसिस करके ये फिर से गैमीटोफाइट बना लेंगे, यानी कि हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। अब हम आगे बढ़ते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में। नहीं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक के पहले हमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो मेन प्लांट बॉडी होती है ना, वो डिप्लॉइड होती है, और डिप्लॉइड कब हो सकती है, अगर वो स्पोरोफाइट हो। तो मेन प्लांट बॉडी हम स्पोरोफाइट बना ले रहे हैं, जिसके सारे सेल 2n 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 हैं। अब मियोसिस होगा, क्योंकि स्पोरोफाइट हमेशा क्या बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर बन गए, ये रहे। अब आपको पता है कि जो स्पोर्स होते हैं ये डिप्लॉइड नहीं होते, क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और हैप्लॉइड कौन होता है, गैमीटोफाइट्स। तो जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है ना, उसमें जो गैमीटोफाइट होता है वो सिंगल सेल्ड होता है। बट हमने हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या पढ़ा था कि जो स्पोरोफाइट होता है वो सिंगल सेल्ड होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें जो स्पोर्स होंगे वो मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे। अब ये गैमीट्स क्या करेंगे, फ्यूज़न करके फिर से हमारा वो बना लेंगे, क्या बोलते हैं, जाइगोट। अब जाइगोट क्या करेगा, माइटोसिस करेगा और मस्त स्पोरोफाइट बना लेगा। मैं फिर से रिपीट करूँगी, सिंस डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, यानी कि मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड है माने कि स्पोरोफाइट होगा। तो स्पोरोफाइट क्या बनाता है, स्पोर्स। तो ये मियोसिस करके स्पोर्स बनाएगा, और ये जो स्पोर्स है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में यही गैमीटोफाइट कहलाते हैं, और ये सिंगल सेल्ड होते हैं। अब ये सिंगल स्पोर्स क्या करेंगे, मेल और फीमेल गैमिट्स बनाएंगे। अब क्योंकि ये सिंगल सेल जो हैप्लॉइड स्पोर्स है वही गैमीटोफाइट का काम कर रहे हैं, तो हमें पता है कि गैमीटोफाइट क्या करते हैं, गैमिट्स बनाते हैं। तो उन्होंने मेल फीमेल गैमिट्स बनाया, उसके बाद क्या किया, इनका फ्यूज़न हो गया, तो जाइगोट बन गया। तो डिप्लॉइड जाइगोट क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, और मेन प्लांट बॉडी जो कि स्पोरोफाइट है वो फॉर्म कर देगा। वेरी इजी। अब हम चलते इन दोनों के मिक्सचर पे, यानी कि हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, या फिर इनको कहते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, बहुत ईजी है। स्टार्ट करते हैं हम गैमीटोफाइट से। तो ऐसा होता है कि इनमें दोनों लाइफ साइकिल ना लगभग इक्वल ड्यूरेशन के लिए लगभग प्रेजेंट होती ही है। तो गैमीटोफाइट है वो माइटोसिस करके क्या बनाएगा, गैमिट बनाएगा। गैमिट क्या, मेल एंड फीमेल गैमिट बनाएंगे, वो फ्यूज़न करके फिर 2n यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। बट हाँ, यहाँ पे ये एक डिफरेंस है, यहाँ पे कभी भी सिंगल सेल्ड ना स्पोरोफाइट होता है ना गैमीटोफाइट होता है।
तो ये जो जाइगोट है ये माइटोसिस करके फिर से एक मल्टी सेल्ड स्पोरोफाइट बनाएगा, यानी कि यहाँ पे मल्टी सेल्ड गैमेटोफाइट भी है और स्पोरोफाइट भी है। अब ये स्पोरोफाइट फिर मियोसिस करके स्पोर बनाएगा, जो स्पोर है माइटोसिस करके फिर गैमेटोफाइट बनाएंगे। वेरी इजी। तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। तो ये गैमेटोफाइट है, इसने माइटोसिस करके गैमेट बनाया, मेल और फीमेल गैमेट बन गए, फ्यूज़ करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट बना के स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट बना फिर वो मियोसिस करेगा, फिर वो स्पोर बनाएगा, स्पोर बनेगा, स्पोर्स क्या करते हैं माइटोसिस करके फिर गैमेटोफाइट बना देंगे। तो बहुत आसान था। तो अब हम कल पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में। आज के लिए ये इतना ही। तो एक बार मैं सोचती हूँ कि एक बार हम ये जो तीनों लाइफ साइकिल हमने पढ़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं मेन क्वेश्चंस के साथ। कि जो ये हमारा सिंगल सेल्ड, आप मुझे कमेंट्स में आंसर बताइएगा कि सिंगल सेल्ड स्पोरोफाइट किस में मिलता है, सिंगल सेल्ड गैमेटोफाइट किस में मिलता है, और मल्टी सेल्ड गैमेटोफाइट प्लस स्पोरोफाइट किस में मिलता है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।